पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बूढ़े बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चीड़ होती थी, हमें इसे तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इस तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी हुए थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पीटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था तो नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते थे, अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर हो जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियादी मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कारपोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझसे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक दायित्व था। मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्च, और इसका मतलब यह भी था कि कैश फ्लो खर्च के कदम से होकर गुजरता था। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपने सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। पहला,
जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। दूसरा, हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलरों का उपयोग करते हैं अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। चौथा, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $60 लाख से ज्यादा नहीं है। पांचवा, सबसे बड़े नुकसान अक्सर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका घर खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। अगर एक युवा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता है। दूसरा, अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौर में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व जैसे मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्वों को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती जाती है। नतीजा यह होता है, अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी पर बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहा दौर कहा गया है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्य वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही